आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का कालक्रम, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो पहला प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जबकि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पढ़ा भी जा सकता है। अब हम लोग प्रागैतिक इतिहास काल को देखते हैं। प्रागैतिक इतिहास काल को पाषाण काल कहते, पाषाण काल, ठीक ना। पाषाण काल 2, पाषाण काल, धातु काल। देखो पाषाण काल, प्रागैतिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम लोग जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और धातु के युग के हिसाब से करते हैं तो ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कौन सा? पाषाण काल। पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। इसे 3 भाग में बांटते हैं। पाषाण काल में पत्थरों का औजारों का प्रयोग होता था, इसको 3 भागों में बांटते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। मतलब जब भारत का सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई, ठीक। और खोज की भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? देखो, पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। मतलब पूरा पाषाण काल कब तक था? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। आग की खोज देखो, आग की खोज उस समय के जो पूरा पाषाण के काल के जो लोग थे, आदि मानव थे, क्या किए थे? आग की खोज किए थे। आदि मानव थे। खाना बदोश यानी कि उनको किसी काम धंधा से दुनिया की जीडीपी कहाँ गई कहाँ नहीं, मतलब क्या कैसे विकास करें, इससे कोई मतलब नहीं। खाना बदोश का मतलब सिर्फ उन्हें खाने की तलाश थी और वो खाना इकट्ठा करते थे। मानव की जीविका का आधार शिकार था। मतलब उनको जीने का जो भी जीवन यापन का जो उनका आधार था वो सिर्फ क्या था? शिकार था। औजार उनके पास कुल्हाड़ी होता था। और हस्त कुठार था। पूरा पाषाणकालीन स्थल और क्षेत्र देखो। सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान। सोहन घाटी कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में। बेलन घाटी कहाँ है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। चट्टानों में चित्र की कला है, कहाँ? भीमबेटका में। नेवासा महाराष्ट्र में। पहलगांव कश्मीर में। ये क्या है? पूरा पाषाण काल के जो भी स्थान मिले हैं और उनके क्षेत्र हैं, अभी किस क्षेत्र में पड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है पूरा पाषाणकालीन स्थल। अब देखो मध्य पाषाण काल में आ गए। मध्य पाषाण काल कब से है? 12,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा। अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी किसी को दफनाने का ये कार्यक्रम करने लगे। कब से? मध्य पाषाण काल से। अंत्येष्टि कार्यक्रम। माइक्रोलिथ एज का मतलब जो भी उस समय का
जो उन लोग का था जीवन यापन के बारे में इसमें सब माइक्रोलिथ में बताया गया है। माइक्रोलिथ एज। फिर उस समय मध्य पाषाण काल में क्या था? औजार क्या था? फलक था, छेदनी था और खुरचनी था। क्या का था औजार उनका? फलक, छेदनी और खुरचनी था। मुख्यतः आखेटक एवं पशुपालक। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। अगर पूछे मध्य पाषाण काल में तो उनका सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा? कुत्ता था। मध्य पाषाण कालीन के स्थल। अब मध्य पाषाण काल में स्थल कहाँ कहाँ मिले उसका जब खुदाई करने पर तो वो कहाँ आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा बागोर राजस्थान में पड़ता है। दूसरा क्या? बागोर राजस्थान में पड़ता है। तीसरा नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। नवपाषाण काल कब से चला? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। स्थायी आवास क्या था? स्थायी आवास और पशुपालन। मतलब नवपाषाण काल के जो आदि मानव थे वो क्या करते थे? उनका स्थायी आवास मतलब एक जगह रहने लगे और पशुपालन करने लगे। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला है। कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो मेहरगढ़ में मिला है, जो अभी पाकिस्तान में है। पहली खेती कब हुआ था? 7,000 BC में हुआ था। मतलब 7,000 ईसा पूर्व में पहले कहाँ खेती हुआ था? सुलेमान कीर्तन पहाड़ी के मध्य जौ तथा गेहूं की। अगर देखो सबसे पहले जौ पहली फसल है। सबसे पहली फसल कौन है? जौ है। गेहूं और कपास की खेती का प्रमाण मिला है। फसल काटने का औजार मिला है। फसल काटने का औजार मनका और पहिया का प्रयोग। मनका मतलब मटका, पहिया मतलब चक्का या टायर का प्रयोग हुआ है। कौन सा? नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन स्थल। और नवपाषाणकालीन में स्थल कौन कौन से था? कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा। और सबसे पहले 700 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले। 700 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में क्या है? चावल की खेती है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। हड्डियों के उपकरण मिले हैं। चिरांद में क्या मिले? हड्डियों के उपकरण मिले हैं। चिरांद में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। देखो नवपाषाणकालीन स्थल ब्रह्मगिरी में ब्रह्मगिरी पिकली हल कर्नाटक कहाँ है? का खेती होता? बाजरा की खेती के क्या खेती मिला है? बाजरा का। बुर्ज होम श्रीनगर। इंसानों के साथ पालतू पशु का समाधान गर्त आवास। मतलब बुर्ज होम का स्थान पर क्या मिला है? इंसानों के साथ पालतू पशु का समाधान गर्त आवास। मतलब इंसानों के साथ साथ पालतू पशु को भी दफना दिया जाता था। ये कहाँ मिला है? बुर्ज होम में मिला है। कहाँ मिला है? बुर्ज होम में, याद रखिएगा। गुफराल श्रीनगर। कुम्हारों की गुफा कृषि और पशुपालन मिला है। कहाँ मिला है? गुफराल में। कुम्हारों की गुफा और कृषि और पशुपालन। धातु के आधार पर इतिहास का कालक्रम। धातु के आधार पर इतिहास का कालक्रम। देखो ताम्रयुग। पहला ताम्रयुग। मानवों द्वारा पहली धातु की खोज कौन सी थी? तांबा थी। मानवों द्वारा पहली खोज धातु कौन सी थी? तांबा थी। और ग्रामीण संस्कृति थी। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति देखो। आहार संस्कृति। सबसे पहला संस्कृति कौन सा संस्कृति था? आहार संस्कृति। ये कहाँ था? कौन सा क्षेत्र में था? राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र में था। कायथा संस्कृति देखो चंबल नदी का क्षेत्र में था। कायथा संस्कृति कहाँ था? चंबल नदी का क्षेत्र में था। रंगपुर संस्कृति कहाँ था? गुजरात का तटीय क्षेत्र में। रंगपुर संस्कृति कहाँ था? गुजरात का तटीय क्षेत्र में। मालवा संस्कृति कहाँ था? नर्मदा नदी का क्षेत्र। मालवा संस्कृति कहाँ था? नर्मदा नदी का क्षेत्र में। जारवे संस्कृति सबसे बड़ा स्थल। जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल महाराष्ट्र का हैदराबाद व इनाम गांव।
हाँ, अरे महाराष्ट्र का दैमाबाद व इनाम गांव में। जारबी संस्कृति कहाँ मिला है? सबसे बड़ा स्थल है। जारबी संस्कृति क्या है? सबसे बड़ा स्थल है महाराष्ट्र का दैमाबाद व इनाम गांव में। कांस्य युग देखो, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, ये कहाँ मिला है? हड़प्पा मिला है। ये कहाँ मिला है? हड़प्पा में। लौह युग कहाँ है? वैदिक संस्कृति, आयरन एज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। टू 500 BC टू 750 BC सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। देखिए, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता था वो कैसा था, इस यहाँ देखिए, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता था उसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें पहला में क्या था? ये ताम्रयुगीन, क्या था? तांबे का ये ताम्रयुगीन सभ्यता था। ठीक, तो ये सिंधु मतलब जो आदि वैदिक काल, जो ये नवपाषाण काल ये इसमें था ये सब। मगर ये क्या था? ये सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल था वो क्या था? वो ताम्रयुगीन था और ये कांस्य युगीन है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया मिस्र और चीनी सभ्यता की समकालीन। मेसोपोटामिया मिस्र और चीनी सभ्यता के समकालीन। प्रथम नगरीय सभ्यता, ये क्या था? प्रथम नगरीय सभ्यता, यही तो क्या था? सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल ने। नामकरण याद रखिए, नामकरण कौन किया था इसका? सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जॉन मार्शल ने। प्रथम खुदाई स्थल क्या था? प्रथम खुदाई स्थल हड़प्पा की मतलब खोदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर काल 2350 से 1750 ईस्वी से पूर्व होगा। लिपि भाव चित्रात्मक दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि भाव चित्रात्मक, इसमें जो भी शिला लिखे हुए मतलब चित्र मिले हों, कैसे मिले हैं? चित्रात्मक मिले हैं। लिखे हुए जो भी पढ़ने के लिए लिखा गया है वो चित्रात्मक है। और ये कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं लिखा गया है। दाएं से कैसे लिखा गया है? बाएं लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे? उत्तर में क्या है? उत्तर में मांडा है। उत्तर में मांडा चिनाब नदी है। और पश्चिम में सुतकांगे डोर है। दासक नदी, कौन सा नदी है? दासक नदी। पूरब में आलमगीरपुर है। पूरब में कौन है? आलमगीरपुर है। हिडन नदी है। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद प्रवरा नदी है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का कोई आकार पूछे तो कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। चलिए आगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन। हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921 में। अवस्थित कहाँ है? मोंटगोमरी जिला पंजाब में है। जो कि अभी पाकिस्तान में है।
और इसकी उत्खननकर्ता कौन है? उद्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं। माधव स्वरूप वत्स हैं और दयाराम साहनी है। ऐसे प्रमुख रूप से बोला जाए तो दयाराम साहनी है हड़प्पा सभ्यता की मतलब खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। नदी, ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। प्राप्त साक्ष्य, यहाँ से जो भी साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या मिले हैं देखिए हड़प्पा सभ्यता से। कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। श्रमिक का आवास मिला है। अन्नागार मिला है। माती देवी मिला है। माती देवी की मूर्ति मिली है। आर्यच 37 कब्रिस्तान मिले हैं। आर्यच 37 कब्रिस्तान मिले हैं। एक सिंग वाला जानवर मिला है। हाथी का कपाल मिला है। हाथी का कपाल मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। स्त्री के पेट से मतलब गर्भ से निकला हुआ पौधा क्या माना गया है? जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। जिसे उर्वरता क्या माना गया है? देवी माना गया है। दूसरा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुआ था। लरकाना, ये कहाँ पड़ता है? लरकाना जिला में अवस्थित। कहाँ है? लरकाना जिला। लरकाना जिला सिंध प्रांत में है। लरकाना जिला सिंध प्रांत में है। ये कौन की इसकी खोज किसने उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी है। राखलदास बनर्जी है। उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी है। ये किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। ये किस मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। सूती वस्त्र पुरोहित, यहाँ मिला कैसा अच्छे क्या मिले हैं? सूती वस्त्र मिले हैं। पुरोहित आवास मिला है। पुरोहितों का जो आवास होता था, घर है, उनका आवास घर मिला है। और स्नानागार मिला है। यहाँ स्नानागार मिला है। अन्नागार मिला है। सबसे बड़ा पशुपति शिव मिले हैं। सबसे बड़ा अन्नागार मिला है और पशुपति शिव के यहाँ मूर्ति मिली है। और कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है। त्रिभंग मिला है। त्रिभंग मुद्रा मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। तीसरा, कालीबंगन की कब खोज हुई थी? 1961 में। 1961 में 1961 से 1971 ईस्वी में। 1961 से 1971 ईस्वी में अवस्थित। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। हनुमानगढ़ कहाँ अवस्थित कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। ये जो कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर हैं। नदी कौन है? नदी घगर है। नदी घगर है। सरस्वती नदी है। घगर सरस्वती नदी है। नदी कौन सा है? घगर नदी, सरस्वती नदी, घगर नदी, जो कि अभी सरस्वती नदी है। अलंकृत ईंट, साक्ष्य क्या मिले हैं? अलंकृत ईंट मिला है। चूड़ी मिला है। जोता हुआ खेत मिले हैं। जोता हुआ खेत पूछ देख कहाँ मिला है तो वो बोल देना कालीबंगन में मिला है। जोते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में मिला है। और खेत, हल, और यह कहाँ मिला है? हल मिला है। हवन कुंड और एक साथ 2 फसल मिले हैं। हवन कुंड और एक साथ क्या मिले हैं? 2 फसल मिले हैं। हवन कुंड और एक साथ 2 फसल मिले हैं। धौलावीरा, चौथा देखिए धौलावीरा 1990-91 ईस्वी में कच्छ जिला गुजरात में है। कच्छ जिला कहाँ अवस्थित है? कच्छ जिला गुजरात में है। रविंद्र सिंह बिष्ट है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किया है। रविंद्र सिंह किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की उत्खनन करता है। और ये किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे है। कौन सी? लूनी नदी किनारे है। धौलावीरा कहाँ है? लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा कहाँ है? लूनी नदी किनारे। और किस जिला में है? तो गुजरात जिला में है ये धौलावीरा। और खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। जल प्रबंधन नहरें सिंधु घाटी लिपि। जल प्रबंधन नहरें क्या है? यहाँ मिला है जल प्रबंधन मिला है, नहरें मिला है, सिंधु घाटी लिपि मिला है। कहाँ मिला है? धौलावीरा में। अब देखो
चौहूदड़ों की खोज कब हुई थी? 1931 में। चौहूदड़ों की खोज कब हुई थी? 1931 में। सिंध प्रांत में, ये सिंध प्रांत में, कहाँ है? सिंध प्रांत में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। इसको उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार है। उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार है। उत्खननकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार हैं। यह किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। यह किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। यहाँ साक्ष्य क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लिपस्टिक मिले हैं। लिपस्टिक मिले हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिली। मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है। छठवां देखिए, लोथल। लोथल 1955 ईस्वी में। लोथल 1955 ईस्वी में। लोथल 1955 ईस्वी में व से 1962 ईस्वी में। अहमदाबाद जिला गुजरात। अहमदाबाद जिला गुजरात। अहमदाबाद जिला गुजरात कहाँ कहाँ स्थित है? ये लोथल कहाँ है? अहमदाबाद जिला गुजरात में है। और लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में है, जिला गुजरात में है। रंगनाथ, इसकी खोज किसने? उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। ये किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। ये जो लोथल है कहाँ है? भोगवा नदी किनारे। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी किनारे। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी किनारे। यहाँ साक्ष्य क्या मिले हैं? प्राकृतिक बंदरगाह, जहाज बनाने का सामान और चावल के दाने, माप तौल के सामान, युग्म समाधान, आग की वेदी। और हाँ, यहाँ नाप तौल की जो भी चीज़ें हैं वो 16 किलो के वाट मिले हैं। देखो, कोट दीजी की खोज कब हुई थी? 1955 ईस्वी से 1957 ईस्वी में। कोट दीजी की खोज कब हुई थी? 1955 से 1957 ईस्वी में। सिंध प्रांत का खैरपुर, ये कहाँ है? सिंध प्रांत का खैरपुर में स्थान पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत का खैरपुर है, स्थान पाकिस्तान में है। एक इसकी खोज किसने की थे? फजल अहमद खान ने की थी। खोज किसने किया था? फजल अहमद खान ने। का कोट दीजी का हुआ था? कौन खोज किया था? उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद खान है। ये किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। ये किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। पत्थर के एक क्या साक्ष्य क्या मिले हैं? पत्थर के बाड़ाग्र मिले हैं। पत्थर के बाड़ाग्र मिले हैं। गहनों का जखीरा मिला है और गर्तावास। 8वां, बनावली 1974 ईस्वी में मिला है। बनावली 1974 ईस्वी में। हिसार जिला हरियाणा। रविंद्र सिंह बिष्ट उत्खनन करता है। ये किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे है। रंगोई, यहाँ साक्ष्य क्या मिला है? मिट्टी से बना हल का खिलौना मिला है। मछली पकड़ने की बंसी मिला है। कहाँ से मिला है? बनावली से। 1974 में इसकी उत्खनन हुआ था, खोज हुई थी। अब देखो, रोपड़ की खोज कब हुई थी? 1953 में। रोपड़ की खोज कब हुई थी? 1953 से 1956 ईस्वी में। रोपड़ जिला कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ जिला कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ जिला पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खननकर्ता का नाम क्या है? यज्ञदत्त शर्मा। और किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे। ये किस नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे है। मानव के साथ 6 कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ। देखो, मानव के साथ जब इंसान मर जाता तो उसके साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। साक्ष्य मिले हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ मिला है और तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। ये कहाँ मिला है? रोपड़ में। अब रंगपुर की खोज कब हुई था? 1953 में से 54 ईस्वी में। काठीवाड़ जिला गुजरात, अहमदाबाद। काठीवाड़ जिला कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद में। रंगनाथ राव, ये किसकी खोज किसने किया था? उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। भादर, ये किस नदी किनारे है? भादर नदी किनारे है। धान की भूसी, घोड़े की मूर्ति। धान की भूसी मिला है और घोड़े की मूर्ति मिला है। कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। धान की भूसी और घोड़े की मूर्ति कहाँ से मिला है? ये रंगपुर से मिला है।
आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में, आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में, आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में। मेरठ जिला उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला में है, उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज किसने की थी? आलमगीरपुर का खोज उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और नदी किनारे, किस नदी किनारे? हिडन नदी के किनारे है। अब देखो सूतकांगे डोर देखो 1927 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? आरएल स्टाइन है। उत्खननकर्ता कौन है? आरएल स्टाइन है। दासक, ये क्या है? किस नदी किनारे है? दासक है। और एक साक्ष्य क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। सूतका को 1962 ईस्वी पाकिस्तान के बलूचिस्तान ग्राम में जॉर्ज डेलस सादीकोर, किस नदी किनारे है? सादीकोर। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है। देखो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला पर ही, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो का। राखी गढ़ी सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा सभ्यता स्थल है। और यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कहाँ का? राखी गढ़ी का। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ग्रिड पद्धति है तथा ये पूर्व पश्चिम में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। नगरीय अभिशेष को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी भाग को दुर्गीकृत कहते हैं, और निम्न भाग को क्या कहते हैं? छोटी भवन कहते हैं। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? छोटी भवन कहते हैं। इसकी नालियाँ ढकी हुई थी। इसकी नालियाँ जो है मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? इसकी नालियाँ क्या है? ढकी हुई हैं। इसकी नालियाँ क्या हैं? ढकी हुई हैं। समकोण पर ग्रिड। इसका व्यापार विदेशों अंतर्राष्ट्रीय से होता था। इनकी समाज मातृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार श्रमिक। अंतिम संस्कार की 3 विधियां: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्करण। हड़प्पा लिपि बुस्ट्रोफेडन लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। हड़प्पा इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सिंह वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधुवासी जो थे वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। चौपर और पासा का मतलब जैसे शतरंज, और पासा का मतलब शायद लूडो।
महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे प्रिय देवता शिव पशुपति। सबसे प्रिय देवता कौन थे? शिव पशुपति। इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल। इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा बिशप बसला बैल यानी एक सींग वाला। इनका पसंदीदा पक्षी बतख था। इनका आदरणीय नदी सिंधु था। हड़प्पा सभ्यता के पतन। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से IIT खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत। अब देखिए पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत। विद्वान और पतन के कारण देखिए। पहला गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, ये इनका कहना क्या है? बाएं एवं आर्यों के आक्रमण से, मतलब ये जो है समाप्त हुआ है। बाएं एवं आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुआ है। दूसरा जॉन मार्शल अर्नेस्ट एवं SR राव, इनका मत है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो बाढ़ से समाप्त हुआ है। तीसरा RL स्टेइन अमलानंद घोष, इनका कहना क्या है? जलवायु परिवर्तन से। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश क्या किससे हुआ है? जलवायु परिवर्तन से। चौथा MR साहनी का कहना है कि भूतात्विक परिवर्तन, जल पलायन यानी बाढ़, नदी का भूतात्विक परिवर्तन हुआ और जल का भराव हो गया, जिससे यह समाप्त हो गई। जॉन मार्शल कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता, इनका जॉन मार्शल कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता का कारण हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का समापन। KUR कनेडी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी आदि से समाप्त हुआ है।